वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आजमगढ़ में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए लोगों से अपील की कि वो मरकज में एक मजबूत हुकूमत की तश्कील के लिए एक मरतबा फिर से बीजेपी और एनडीए की जीत को यकीनी बनाएं। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस, एसपी और बीएसपी पर हमला करते हुए कहा कि ये जमातें मरकज में एक कमजोर हुकूमत की तश्कील के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, लेकिन आपको उनसे होशियार रहना है। वाज़ेह है कि आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव चुनावी मैदान में हैं। नरेंद्र मोदी ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहती है। खिचड़ी सरकार चाहते हैं, महामिलावट वाली सरकार चाहते हैं, उनसे सावधान रहना बहुत आवश्यक है। इस महामिलावट से देश को जो खतरा होता है वो आज के नौजवानों को आजमगढ़ में पहली बार वोट डालने जा रहे युवाओं को जानना बहुत जरूरी है। साथियों, एक महामिलावटी सरकार का मतलब देश में अराजकता और अस्थिरता। और वहीं बलरामपुर में विजय संकल्प रैली से खिताब करते हुए बीजेपी सदर अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि जब गर्मी बढ़ती है तो राहुल बाबा मुल्क से बाहर भाग जाते हैं। कहां जाते हैं उनकी वालदा तक को पता नहीं होता। बीजेपी सदर ने समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर भी हमला किया और कहा कि गुंडे पुलिस को डराते थे, लेकिन अब गुंडे खुद ही पुलिस से डरते हैं। जानते हो ना श्रावस्ती वालों, राहुल बाबा को जानते हो या नहीं जानते हो? अखिलेश बाबू है। गर्मी बढ़ी नहीं, पारा बढ़ा नहीं कि छुट्टी मनाने विदेश चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं। अरे राहुल बाबा, विदेश भी ऐसे चले जाते हैं कि मालूम ही नहीं पड़ता कि कहां गए। माँ भी ढूंढती रह जाती है, बिटवा कहाँ गया माँ को भी मालूम नहीं होता है भैया, माँ को भी मालूम नहीं होता। मित्रों, सबसे बड़ा काम यूपी सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस वाले इतने सारे यहाँ खड़े, पहले गुंडे पुलिस वाले को डराते थे या नहीं डराते थे? बताओ भैया, जोर से बोलो, डराते थे या नहीं डराते थे? आज गुंडे पुलिस से डरने लगे हैं, गले में पट्टी लगा कर आते हैं, दरोगा जी गिरफ्तार कर लो, एनकाउंटर मत करना, एनकाउंटर मत करना। ये सपा बसपा बसपा सपा, ये जातिवादी पार्टियां, परिवारवादी पार्टियां 15 साल 20 साल तक शासन की। सपा आती थी, एक जाति का काम होता था, बसपा आती थी, दूसरी जाति का काम होता था। मित्रों, समाज का कभी कोई काम नहीं हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, सबका साथ, सबका विकास, हरेक का काम करने की शुरुआत ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। विकास के काम में किसी का जाति, किसी का मजहब हमने नहीं पूछा। हरेक को जिसको जरूरियत है उसके पास ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहुंची है। बनारस में वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने एक तकरीब से खिताब करते हुए अपोजिशन पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी के 5 बरसों के कामकाज का मवाजना गुज़िश्ता हुकूमतों से अगर किया जाए तो फर्क साफ नजर आएगा। यहां उन्होंने ये भी दावा किया कि मवाजना करने पर बीजेपी का ही पलड़ा भारी नजर आएगा। हम सब जानते हैं कि देश के अंदर आज जितने भी राजनीतिक दल हैं, कमोवेश चाहे वह नेशनल पार्टी हो चाहे वह रीजनल पार्टी हो, इन सबको देश की सत्ता में कभी न कभी रहने का अवसर प्राप्त हुआ और इन सबकी कार्य पद्धति को भी बहुत नजदीक से हम सबको अवलोकन करने का अवसर प्राप्त हुआ है।
और अगर हम 5 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और 2 वर्ष के उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यों के साथ अन्य दलों की सरकारों के समय हुए कार्यों की तुलना आप करते हैं तो अगर कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष भाव के साथ इनका तुलना। वहीं प्रियंका गांधी ने प्रतापगढ़ में इंतखाबी रैली से खिताब किया और यहां उन्होंने बीजेपी पर हमला किया। प्रियंका ने कहा कि मुल्क का किसान आज परेशान है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मोदी हुकूमत ने रोजगार देने के बजाय लोगों से उनका रोजगार ही छीन लिया। प्रियंका ने लोगों से सवाल भी किया कि क्या आपको 15 लाख रुपए मिले। आजकल चुनाव का समय है तो ये समय होना चाहिए जब जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, आपके सामने आकर आपके मुद्दे उठाएं, आपको ये जवाब दें कि आपके लिए काम क्या किया है और ये समझाएं कि अगले 5 सालों में अगर वो चुने जाएंगे तो आपके लिए कैसे कैसे कार्य करेंगे। लेकिन एक अजीब सा सिलसिला बन गया है इस देश में। 5 साल पहले जब भाजपा के नेताओं ने चुनाव के लिए प्रचार किया और एक भारी बहुमत से चुनाव जीते, उनकी सरकार बनी, तो आपको कुछ वादे किए थे। आपको बताया गया था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल बनाए जाएंगे। बने? आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन 5 करोड़ रोजगार घटे इनके 5 साल के शासन में। बस्ती सदर कोतवाली के सोनूपार चौराहे से पुलिस ने कांग्रेस उम्मीदवार राजकिशोर सिंह की इंतखाबी तशहीर की गाड़ी से 24 लाख रुपए नकद बरामद किए। यूपी के 7071 स्कॉर्पियो गाड़ी से पुलिस ने ये रकम बरामद की। पुलिस ने स्कॉर्पियो से 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। इलाहाबाद में शदीद गर्मी का असर इंतखाबी तशहीर पर भी दिखाई दे रहा है। यहां टेम्परेचर 45 डिग्री तक जा पहुंचा है और शदीद गर्मी की वजह से चुनावी मैदान में उतरे उम्मीदवारों को आवाम की भीड़ नहीं मिल पा रही और ऐसे में पार्टी उम्मीदवार और कारकुनान अब खुद लोगों के पास जाकर वोट की अपील कर रहे हैं। अगरचे कोई भी उम्मीदवार सीधे तौर पर मौसम का गिला शिकवा नहीं कर रहा, लेकिन तशहीर के दौरान आम लोग अपने घरों से ही बाहर नहीं निकल रहे। इंतखाबी तशहीर में अवाम की अदम शमूलियत ने उम्मीदवारों के चेहरों पर मायूसी ला दी है। वाज़ेह है कि इलाहाबाद और फूलपुर पार्लिमानी हल्के की सीट के लिए 12 मई को वोट डाले जाएंगे। इलाहाबाद सीट से रियासती वजीर रीता बहुगुना जोशी मैदान में है। इस तरह कांग्रेस के योगेश शुक्ला और एसपी और बीएसपी उम्मीदवार राजेंद्र सिंह पटेल यहां अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारी हमारे कार्यकर्ता उठा रहे हैं, हमारी पार्टी उठा रही है, शुभचिंतक उठा रहे हैं। तो ये इतना बड़ा काम है 22 लाख वोटरों तक पहुंचना, तो उसमें बहुत यंत्र लगते हैं। बेस वोट तो पार्टी लाती है, पर आजकल का मतदाता चाहता है कि परिवार के सदस्यों का ज़रूर संपर्क हो। वो कमी हम पूरी करने की कोशिश करें कि समाज की अपनी एक जिजीविषा होती है, फिर तो हमें सरकारों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर समाज अपने ही पुरुषार्थ से सब कुछ कर लेगा तो समाज की सरकारों की जरूरत नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसी नीतियों का निर्माण करे कि वो रोजगार के अवसर पैदा करे। ठीक है, वो पकौड़ा बेचना ही एक विकल्प बताते हैं, लेकिन रोजगार के जो अवसर समाप्त हो रहे हैं, चाइना से इंपोर्ट हमारा कम नहीं हुआ, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी ने देश को बर्बाद कर दिया है। किसी समय में भारतीय जनता पार्टी स्वदेशी आंदोलन का समर्थक रही, स्वदेशी जागरण मंच का सहारा लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को विस्तारित किया और आज स्वदेशी जागरण मंच का एक भी एजेंडा भारतीय जनता पार्टी के आर्थिक नीति में नहीं है। हमें मजहब को फरोग देने वाली सियासत और क़यादत की नहीं बल्कि अमन सुकून और तरक्की की बेहद जरूरत है और नई नस्ल इसी बुनियाद पर अपने वोट भी दे रही है। कौम मिल्लत के सौदागर भले ही जाती मुफादात के लिए किसी की हिमायत या फिर मुखालिफत का ऐलान करें, लेकिन नौजवान नस्ल अपने फैसले अपने मुस्तकबिल की रोशनी में ही करना चाहती है।
पेश लखनऊ से तारिक कमर की खास रिपोर्ट। आइंदा 12 तारीख को छठे मरहले के लिए वोट डाले जाएंगे। अभी तक 5 मराहिल के दौरान जो कुछ हुआ इसके बारे में यकीन से कौन कहेगा। बीजेपी कहती है कि हम आगे हैं। कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी को एहसास हो चुका है कि हुकूमत जा रही है। एसपी बीएसपी इत्तेहाद का जोश अपनी कहानी अपनी जबानी बयान कर रहा है। कभी कभी एहसास होता है कि सियासी जंग अमन पसंदों और फिरका परस्तों के माबैन है। सबके अपने नजरिए और अपने कयास हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि नई नस्ल के लोग मुल्क की बेहतरी के लिए सोच रहे हैं, जमहूरी कदरों के इस्तेहकाम और रोशन मुस्तकबिल के लिए सोच रहे हैं। हिंदुस्तान में एक वाहिद ऐसा मुल्क है जिसने कमज़ोर होते हुए, गरीब होते हुए, शिक्षा के बगैर अपनी प्रजातंत्र को, अपनी जमहूरियत को मजबूत रखा और एक बड़े पार्टीशन के दौर के बाद भी अपने आप को एक बनाए रखा। लोग इस बात को भूल जाते हैं। आज मुल्क में ऐसे हालात नहीं हैं जो पार्टीशन के दौर पे थे। अभी भी हमारे प्रजातंत्र और जमहूरियत बहुत मजबूत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एक वक्ती कुछ हवाएं हैं, ये आंधियाँ नहीं हैं। लोग इस बात को समझ रहे हैं कि हम एक दूसरे के साथ पले बड़े हैं और ये मुल्क हमेशा एक रहने वाला है। एक बुनियादी सवाल यह है कि मजहब पर मबनी सियासत ने नफरत के अलावा क्या दिया? क्या वाकई कोई जमहूरी और दस्तूरी मुल्क मजहबी बुनियाद पर तरक्की कर सकता है? शायद बिल्कुल नहीं। इसीलिए मजहबी सियासत को खत्म करके मुस्बत सियासत की तरफ सफर करना पड़ेगा। आपको जो बेहतर इंसान लगे, जो आपको तरक्की दे, उसको आप वोट दें। ये ना सोचें कि हर रोज एक नफरत लेके रहें। ये बिल्कुल बेकार सी बात है। मतलब हम लोग एक साथ बैठ के लंच करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर टीवी पे दिखता है कि हम अलग हैं। ये सब बहुत ही गलत चीज़ है। सुकून से इंसान सो नहीं सकता है। इतना ज़्यादा डर हमारे हांडी में क्या पक रहा है, उस पर हमें डर हो रहा है। बस हमको तरक्की चाहिए। हम लोगों के प्लान थे मास्टर्स के बाद पीएचडी करने का, सारी स्कॉलरशिप्स की बैंड बज गई। अब वोटर ज़हीन है, इसीलिए खामोश भी है। अब लोग सियासी लीडरों की गुफ्तगू और इनकी जुमलेबाजियों से भी अंदाजा लगाते हैं कौन कैसे बोलता है, किसका मकसद सिर्फ गद्दी हासिल करना है और कौन मुल्क को बचाना चाहता है, किसको गरीबों से हमदर्दी है और कौन मुल्क से ज्यादा अपनी परवाह करता है। ऐसे में अवाम की अदालत के फैसले के लिए 23 मई का इंतजार कीजिए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के यूनियन हॉल में बद जिनाह की तस्वीर को बहुत जल्द वहां से निकाल लिया जाएगा, क्योंकि जिनाह को हम यहां कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये कहना है अलीगढ़ के रुकने पार्लियामेंट सतीश गौतम का। सतीश गौतम से जब मीडिया ने सवाल किया कि जिनाह तनाजे को खत्म हुए 1 साल हो चुका है, लेकिन वो तस्वीर जिस पर पूरे मुल्क में हंगामा खड़ा हो गया था आज भी वही मौजूद है। इस पर उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि वो हॉल बंद है जहां तस्वीर रखी है। उन्होंने कहा कि 23 मई को हलफ लेने के बाद इस तस्वीर को वहां से निकलवा लिया जाएगा। वहीं सतीश गौतम ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मुस्लिम लफ्ज हटाने के अपने साबिका बयान पर कहा कि मुझे मुस्लिम लफ्ज से एतराज नहीं है, लेकिन मेरा कहना है कि हिंदू लफ्ज सॉफ्ट है और मुस्लिम लफ्ज सख्त है। मेरा वाहिद एजेंडा है कि एएमयू में SC, ST और OBC को रिजर्वेशन मिले और मैं इसे दिलवा कर रहूंगा। जिन्ना की तस्वीर यूनियन हॉल में लॉक है, उन्होंने बंद कर रखा है। मैंने जो कहा कि जिन्ना की तस्वीर यूनिवर्सिटी में नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी। कोई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा हिंदुस्तान में जिन्ना की तस्वीर को, और खासकर अलीगढ़ लोकसभा में तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो मैं आपके सामने कह रहा हूं। और वहीं एएमयू के तलबा पीएचडी दाखिलों में बदउनवानी को लेकर कमोबेश 1 महीने से ज्यादा अपनी तहरीक चला रहे हैं। तलबा और तालिबात ने 12 अप्रैल से यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पर धरना दे रखा है। तलबा 1 मई से भूख हड़ताल पर भी हैं, लेकिन अभी तक मसले का कोई हल नहीं निकल पाया है और माह रमजान में तलबा का धरना जारी है। आज धरने पर बैठे स्टूडेंट्स ने अपने गम और गुस्से का इजहार कुछ अलग किया। उन्होंने प्रधानमंत्री पकौड़ा स्कीम के उन्वान से एक स्टॉल लगाया, जहां पीएचडी में एडमिशन को लेकर धरना दे रहे स्टूडेंट्स ने बाकायदा पकौड़े तले और उन्हें बेचा भी।
पकौड़ा योजना के तहत पकौड़ा बेचने पे रमज़ान का महीना है, हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पीएचडी में जो धांधली हुई थी उसको लेकर हमने वाइस चांसलर साहब को लगातार इन्फॉर्म किया है, हमने मेमोरेंडम दिया, सारी चीज़ें की गई हैं, हमने सारी चीज़ों को पुटअप किया इनके सामने। इन्होंने उसको अभी तक सिंपैथेटिक तरीके से नहीं लिया, ना उस पर जाँच बिठाई है। हमारी डिमांड्स जब तक पूरी नहीं होती हम यहाँ पर डटे रहेंगे। जानेंगे, बिहार में रिजर्वेशन पर एक मर्तबा फिर सियासत गर्मा गई है। इंतहाई पसमानदा कमीशन की सिफारिशात के बाद अपोजिशन ने मरकज पर रिजर्वेशन को खत्म करने की साजिश करने का इल्जाम लगा दिया है। वहीं एनडीए ने अपोजिशन पर लोगों को गुमराह करने का। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर एनडीए फिर से इख्तिदार में आती है तो 31 मई के बाद वो 10% पसमानदा रिजर्वेशन को खत्म कर देगी। कांग्रेस ने भी तेजस्वी के बयान की तायद की। वहीं जेडीयू और बीजेपी ने अजीम इत्तेहाद को ही आड़े हाथों ले लिया। अति पिछड़ा आयोग बना है। तेजस्वी यादव जी की असली समस्या और छटपटाहट उसको लेकर के है। उसने उन जातियों का वर्गीकरण किया है, आइडेंटिफिकेशन किया है, जिनको मंडल कमीशन की इम्प्लीमेंटेशन से कोई फायदा अब तक नहीं हुआ है। लिहाजा उन अति महापिछड़ी जातियों को आइडेंटिफाई करके उनके लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था कराई जा रही है, जिसका जनता दल ने मांग भी की थी। संभावित रिकमेंडेशंस को लेकर के श्री तेजस्वी यादव जी चिंतित हैं। बिहार में अभी 2 मरहलों के इंतखाबात बाकी हैं और इस सब के दरमियान जेडीयू के कौमी जनरल सेक्रेटरी गुलाम रसूल बलियावी ने ये कहकर एक नई बहस छेड़ दी कि बिहार में नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि नीतीश कुमार के चेहरे पर एनडीए को वोट मिल रहा है। बलियावी ने यह भी कह दिया कि अगर मरकज में एनडीए की हुकूमत बनती है तो नीतीश कुमार को ही पीएम यानी वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। बलियावी के इस बयान से बीजेपी तिलमिला उठी और उन पर मुखालिफिन से मिले होने का इल्जाम भी लगा दिया। वहीं जेडीयू के रियासती सदर वशिष्ठ नारायण सिंह ने बलियावी के बयान से खुद को किनारा कर लिया। बलियावी के बयान ने अपोजिशन को एनडीए पर हमलावर होने का भी मौका दे दिया है। नीतीश कुमार को जान रही है ना, नीतीश कुमार के कार्यों पर का न वोट मिल रहा है और वही अपनी अपनी बात कोई कर ले तो वो अपनी जगह है। मोदी जी के नाम पर वोट मिल रहा है, मोदी जी के काम पर वोट मिल रहा है और पूरा देश मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए इकट्ठा एकजुट है। इस बयान से पार्टी को कोई लेना देना नहीं। किसी ने व्यक्तिगत रूप से कह दिया, ये पार्टी का कोई मतलब नहीं है। स्वयं नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री बनाने के लिए बार बार बयान दे चुके हैं। देखिए, जेडीयू के पिछले 2-3 दिनों से जो बयान आ रहे हैं वो काफ़ी कुछ इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि एनडीए में बड़े पैमाने पर बिखराव 23 मई के रिजल्ट के बाद होगा। और इस सब के बीच ये भी सामने आ रहा है कि अजीम इत्तेहाद के लिए सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। मुसलसल लीडरों के दरमियान मनमुटाव की खबरें सुर्खियां बटोर ही रही हैं और इसकी ताजा मिसाल बना मुजफ्फरपुर का बरोराज, जहां एक इजलास के दौरान जमकर हंगामा हुआ। अजीम इत्तेहाद के 2 ग्रुप आपस में भिड़ गए। लोग उपेंद्र कुशवाहा के न आने से नाराज हो गए। मारपीट में कई लोग जख्मी भी हुए। छठे मरहले के इंतखाब से पहले बिहार एनडीए के लीडरों ने इंतखाबी तशहीर में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मोतिहारी में एनडीए के लीडरों ने कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर हमला किया और मशरकी चंपारण लोकसभा हलके से एनडीए उम्मीदवार राधा मोहन सिंह को कामयाब बनाने की अपील की गई। हिम्मत नहीं है, ये कह सकते कि राधा मोहन सिंह ने जाति गिरा लिया, मजहब के आधार पर काम किया हो और ये मेरे लिए साक्षात होता है। मेरी जिंदगी खुली किताब की तरह मोतिहारी की फूट बाहर रहा है। इसे 30 वर्ष के अंदर हमने कभी भी अपने पत्नी, बेटा या परिवार के किसी व्यक्ति को नेता बनाने का काम नहीं किया है। 58 साल की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। 58 साल में इन्होंने क्या किया?
कोई भी एक बदलाव भी देश के लिए क्या आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने वैशाली में अजीम इत्तेहाद के उम्मीदवार रघुवंश प्रसाद सिंह के हिमायत में इंतखाबी रैली की। तेजस्वी यादव ने लोगों से अपील की कि वो रघुवंश प्रसाद सिंह को भारी अक्सरियत से कामयाब करें। इस दौरान तेजस्वी यादव ने एनडीए पर संगीन इल्जाम लगाते हुए कहा कि पटना एयरपोर्ट पर उनके हेलीकॉप्टर को 2 घंटे तक उड़ान भरने की इजाजत नहीं दी गई। आप लोग जानते हैं हमारे पिता इस चुनाव में आपके साथ नहीं है, हम लोगों के साथ नहीं है शारीरिक रूप से। किन किन लोगों ने साजिश रच करके उनको जेल भेजने का काम किया, फंसाने का काम किया, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। सब भाजपा। बुलेटिन में इतना ही। आदाब।